हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर हम जो है अध्याय 6 में एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का प्रश्न होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करना है, मात्रक विमीय सूत्र देखना है और साथ ही साथ में दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक भी हम देखेंगे समय रहा तो। इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें हमने स्वप्रेरण की बात करी थी। स्वप्रेरण में हमने कहा था कि यदि किसी कोई कुंडली है और उस कुंडली के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उस विद्युत धारा के मान में यदि परिवर्तन होता है, जब वो स्टार्ट होती है या एंड होती है, तो उस समय विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने से वहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है उस चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उसी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या यूं कहें कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ये हमने पहले वाले में देखा था, इससे पहले वाला जो टॉपिक लिया था। फिर हमने एक लंबी परिनालिका ली थी और उसके अंदर स्वप्रेरकत्व का जो है व्यंजक ज्ञात किया था। स्वप्रेरण के अंदर हम एक कुंडली लेते थे और उसी कुंडली की बात करते थे, जबकि यहाँ अपन बात कर रहे हैं अन्योन्य प्रेरण की। अन्योन्य प्रेरण की तो इसके अंदर दो कुंडली लेते हैं, एक प्राथमिक कुंडली, एक सेकेंडरी कॉइल। यदि प्राथमिक कुंडली में आप विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं और द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो और वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, या आप द्वितीयक कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें और उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल का चेंज हो जाए और वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। तो ये जो घटना है कि एक कुंडली के अंदर हम चेंज करें विद्युत धारा के मान में और पास में रखी दूसरी कुंडली में कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन वहां पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो इस घटना को बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। आइए थोड़ा सा इस चित्र के द्वारा समझें। ये एक कॉइल ली हमने, इसको S1 नाम दिया है। ये एक दूसरी कॉइल ली जो इसके ठीक पास में रखी, इसको S2 नाम दिया। S1 और S2 दो कॉइल ली है। जो S1 कॉइल है, इस कॉइल से हमने बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ दिया है और ये सर्किट पूरा कर लिया है। जो पास में द्वितीयक कुंडली है, इस द्वितीयक कुंडली से हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो प्राथमिक कुंडली है S1 हमारी, इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत धारा के मान में जब परिवर्तन होता है तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। इसके चुंबकीय फ्लक्स रहेगा, इस टाइप से बल रेखाएं इसमें से निकलेगी तो उसके मान में परिवर्तन होगा। तो इससे लिंक्ड ये है, पास में पड़ी हुई ये है, तो यहाँ पर भी जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में इसमें भी ऑटोमेटिक, क्योंकि बल रेखाएं तो सब तरफ जा रही है ऐसे, है ना। तो इसके भी ये जो कुंडली पड़ी हुई है, इस कुंडली के अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब प्राथमिक कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जैसा हमने स्वप्रेरण में पढ़ा था। लेकिन जब हम एक और कुंडली को इसके पास में रख देते हैं तो उसके अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में जैसे ही परिवर्तन हुआ तो पास में रखी हुई जो दूसरी कुंडली है, इस कुंडली के अंदर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको हमने कुछ नहीं किया है, हमने करंट फ्लो पहली वाली कुंडली में किया है, धारा के मान में परिवर्तन पहली वाली कुंडली में हुआ है, परंतु पहली वाली कुंडली के अंदर या पहली वाली जो आपकी परिनालिका है उसके अंदर हमने धारा के मान में परिवर्तन किया और उससे उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। तो अब इसका चुंबकीय फ्लक्स तो आसपास बहुत दूर दूर तक होगा और अगर उसमें उस बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यदि हमने दूसरी कुंडली रखी तो स्वाभाविक है कि दूसरी कुंडली के अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स के मान में जहां परिवर्तन हुआ तो फैराडे साहब ने कहा है कि वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं।
क्लियर हुआ होगा दिमाग में। स्वप्रेरण भी हो रहा है यहाँ पे, देखिए स्वप्रेरण इसके अंदर हो ही रहा होगा, लेकिन इसके पास में जो कुंडली रखी हुई है उसके अंदर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। इसका मतलब अन्योन्य प्रेरण हो गया, वहां पर भी अन्य दूसरी कुंडली भी प्रेरित हो गई, इसलिए उसको अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो जब किसी कुंडली से में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली के अंदर, फिर से बोल देता हूँ, प्राथमिक कुंडली के अंदर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने से समीप रखी दूसरी अन्य कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि पास में रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसका चुंबकीय फ्लक्स है, इसका चुंबकीय फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मान लीजिए इसका चुंबकीय फ्लक्स φ1 था, इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना है? φ2 है। तो φ2 किस पे डिपेंड कर रहा है? जो पहले वाले के अंदर जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन उस पे। तो φ2 प्रोपोर्शनल है किसके? I1 की। मतलब इसके अंदर जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, या यूं कहें सिंपल कि φ2 इज इक्वल टू, तो देखिए ये जो आपका φ2 इज इक्वल टू MI1 इसको लिख सकते हैं। अब ये M जो है ये कांस्टेंट है ना, तो इसको अपन बोल देंगे अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व बोलेंगे या अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो M इज इक्वल टू हो जाएगा φ2 अपॉन I1, या सिंपल यदि एक ही उसमें बात करें अपन तो इसको φ अपॉन I बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका M हो गया φ2 अपॉन I1। अब इसकी परिभाषा यदि अपने को देना हो तो हम परिभाषा कैसे देंगे अन्योन्य प्रेरकत्व की? कि प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। φ2 अपॉन I1। φ2 क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो हम बोलेंगे प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ऐसी परिभाषा भी दे सकते हैं, या दूसरी परिभाषा अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि यदि I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो, है ना, देन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ2। क्या बोलेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के संख्यात्मक मान को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ये परिभाषा भी हम दे सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ये, चूंकि हम स्वप्रेरण समझ चुके हैं। स्वप्रेरण आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को पहले जाके देखिए आप। स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित करने वाला एक वीडियो हमने बना रखा है पहले, उसको आप देखिए तो ये चीज़ बहुत आपको ईजी लगेगी। अब यहाँ पर इसकी मात्रक की बात करें या विमी सूत्र की बात करें तो चूंकि है तो ये भी प्रेरकत्व ही है, वहाँ स्व प्रेरकत्व था, यहाँ अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो क्वांटिटी तो वो के वही है प्रेरकत्व, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा? हेनरी ही होगा। जैसे उसमें था, जैसे हम उसमें भी देखते थे ना, उसमें क्या था हमारा L इज इक्वल टू φ अपॉन I, तो यहाँ क्या है? यहाँ M इज इक्वल टू φ अपॉन I है। और क्या अंतर है? कोई अंतर थोड़ी है, वो क्या वही चीज़ है। इसको भी हम बोलते थे वेबर और पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी बोलते थे, यहाँ पे भी वो के वही आ रहा है, वेबर और एम्पियर, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? हेनरी बोलेंगे। तो मात्रक तो इसका भी वही होगा जो स्वप्रेरकत्व का है, वही अन्योन्य प्रेरकत्व का होगा। विमी सूत्र भी उस तरीके से जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर निकाल के बताया है पूरा कि किस तरीके से इस स्वप्रेरकत्व का विमी सूत्र निकलता है, उसी प्रकार से अन्योन्य प्रेरकत्व का भी विमी सूत्र होगा ml स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -2। तो देखिए हमने अभी बात डिस्कस कर ली है कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या चीज है, मात्रक और विमी सूत्र, इसके बारे में हमने पूरी अभी बात कर ली है। मैं पुनः एक बार और रिपीट कर देता हूं कि अन्योन्य प्रेरण किसको कहेंगे कि जब किसी कुंडली में से
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कि उस कुंडली के अंदर जो पास रखी हुई है उस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्योंकि प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल का चेंज हो रहा है, तो इसलिए जो φ2 है सेकेंडरी कॉइल का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है प्राथमिक कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा पर। तो φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। एक प्रोपोर्शनल चिन्ह हम हटाते हैं, कांस्टेंट m लेते हैं और इस m को ही हम अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। और इस तरीके से हमने इसको आपको समझा दिया। यहाँ एक बात और मैं आपको इसका समझा दूं ताकि आगे जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। कि यहाँ पे देखिए प्राथमिक कुंडली के अंदर अपन ने करंट फ्लो किया तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में φ2 किसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, सेकेंडरी के, तो इसलिए हमने लिखा φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, तो ये जो आप m लिख रहे हो ये m अन्योन्य प्रेरकत्व है, म्यूचुअल हो रहा है एक दूसरे के सापेक्ष, तो इसको अपन कैसे शो करेंगे। तो ये तो एक आइडियल केस के अंदर है, जब हम अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा दे रहे हैं तो उस स्थिति में यह ठीक है हमने बता दिया, लेकिन जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो वहां थोड़ा सा डिफर आ जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा अपन देखें यहाँ ही इस चीज को क्लियर कर लें तो आगे हमको समझने में बहुत आसानी रहेगी। कि ये जो m है ये एक केस हो गया आपका। अब यदि अपन दूसरा केस की बात करते कि हम इसके अंदर करंट फ्लो कर देते और गैल्वेनोमीटर इधर जोड़ देते, है ना, इसके अंदर करंट फ्लो करते और गैल्वेनोमीटर इधर जोड़ देते, तो मान लीजिए इधर हम जो करंट फ्लो करते यहाँ पे अपन थोड़ी सी देर के लिए देंगे ये प्लस ये माइनस, ये आपका कुंजी और ये रियोस्टेट, इसको जोड़ दिया हमने तो इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है सेकेंडरी कॉइल में, और यहाँ हटा के हमने क्या कर दिया इसमें, इसको हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। बात समझ में आ गई आपको। हमने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो किया और प्राइमरी कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन यहाँ हो रहा है, इसकी वजह से पास में रखी हुई कुंडली कौन सी होगी, S1। तो S1 के अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कितना हो रहा है, φ1, और यहाँ पर आपका φ2 था ही सही है। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, φ1 इज प्रोपोर्शनल, φ1 यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न, φ1 किस पे डिपेंड कर रहा है, I2 के ऊपर, तो φ1 इज प्रोपोर्शनल टू I2। तो इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो φ1 इज इक्वल टू आ गया आपका m/I2। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना कि यहाँ φ2 इज इक्वल टू m/I1 आ रहा है, यहाँ φ1 इज इक्वल टू m/12 आ रहा है। तो यहाँ जो ये आपका गुणांक है इस गुणांक को हम लिखेंगे m21 लिखेंगे, 21, और यहाँ पर जो गुणांक है इसको लिखेंगे अपन m12। क्या मतलब हुआ इसका, m21 का मतलब हुआ कि दूसरी वाली कॉइल का अन्योन्य प्रेरक गुणांक किसके सापेक्ष, पहली वाली के सापेक्ष, 21। दूसरी वाली का अन्योन्य प्रेरक गुणांक किसके सापेक्ष, पहली वाली कुंडली के सापेक्ष। यहाँ पर m12 मतलब क्या हुआ कि पहली वाली कुंडली का अन्योन्य प्रेरक गुणांक किसके सापेक्ष, दूसरी वाली कुंडली के सापेक्ष। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम m12 की बात करेंगे तो m12 इज इक्वल टू होगा φ1/I2, और जबकि m21 की बात करेंगे तो m21 होगा आपका φ2/I1। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ताकि आगे जो अपन करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको क्लियर आपको समझ में आएगा कि जब φ2 है, φ2 इज प्रोपोर्शनल I1, मतलब I1 पहली कुंडली के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरी कुंडली में यदि करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसका जो पहली कुंडली का φ1 है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसी स्थिति में m12 और m21 इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम एक दूसरा पॉइंट इसमें लेते हैं, दो लंबी परिनालिकाओं के बीच में अन्योन्य प्रेरण क्या होगा इसके ऊपर अपन बात करते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए अपने को व्यंजक ज्ञात करना है जब दो लंबी परिनालिकाओं दी हुई हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है आपका जो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। एनसीईआरटी बुक में जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से डेरिवेशन में आपको करवा रहा हूँ कि इसके अंदर S1 एक परिनालिका ली है जो L लंबाई की है, और S2 भी हमने दूसरी परिनालिका ली है जो इस प्रकार से है कि दोनों समाक्षी है,
मतलब एक के ऊपर दूसरी लपेटी हुई है इस प्रकार से, और दोनों का अक्ष क्या है, समान है। S1 और S2 दो परिनालिकाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई है इस प्रकार से। इसकी दोनों की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। यहाँ से यहाँ तक दोनों की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। और जो पहले वाली परिनालिका है S1, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 है। और जो S2 है, दूसरी वाली जो परिनालिका है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि पहले वाली जो परिनालिका है S1, उसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 है। S2 जो परिनालिका है, उसके अंदर कुल फेरों की संख्या कैपिटल N2 है। और प्रति एकांक लंबाई, जैसा हमने स्वप्रेरकत्व के अंदर भी देखा था, सोलेनाइड के अंदर भी देखा था हमने, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने एज्यूम किया है कि जो S1 कुंडली है, उस S1 कुंडली के अंदर प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n1 है। प्रति एकांक लंबाई पर स्मॉल n1 है। और S2 के अंदर प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n2 है। क्लियर? दोनों में आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कैपिटल N क्या चीज है, कैपिटल N1 और कैपिटल N2, ये दोनों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है किसमें, S1 और S2 में। जबकि स्मॉल n1 और स्मॉल n2 क्या चीज है, पर यूनिट, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। S1 के अंदर है वो स्मॉल n1 है और S2 के अंदर है वो स्मॉल n2 है। तो ये अपने को थोड़ा सा एज्यूम करके अब अपने को आगे चलना है। और हमको ये देखना है, मैं थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे आपको बता दूं करना क्या है इसके अंदर। पहले हमको ये मानना है कि हमने S1 के अंदर करंट फ्लो किया। S1 के अंदर I1 धारा यदि हम फ्लो करते हैं तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और चूंकि S2 उसी के साथ लपेटी हुई है, इसलिए S2 के मान में भी उतना के उतना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जितना चुंबकीय फ्लक्स S1 का है, उतना के उतना किसका हो जाएगा, S2 का हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो अन्योन्य प्रेरक उत्पन्न होगा M21, उसको हम पहले ज्ञात कर लेंगे। M21 पहले निकाल लेंगे। M21 का मतलब क्या हो गया, मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले ही। M21 का मतलब ये हो गया है कि दूसरी कुंडली से बद्ध अन्योन्य प्रेरक की बात हम कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, पहली कुंडली के सापेक्ष। मतलब पहली कुंडली के अंदर यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है, उस घटना से जो हम अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करेंगे उसको हम बोलेंगे M21। M21 का हम निकाल लेंगे। फिर हम सेकेंडली ज्ञात करेंगे M12। इट मीन्स जब आपकी दूसरी कुंडली है, उस दूसरी कुंडली के अंदर हम करंट फ्लो करेंगे और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा पहली कुंडली के। तो पहली कुंडली के अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो उससे अपन निकालेंगे M12। M21 और M12 दोनों निकाल के देखेंगे हम, दोनों बराबर वैल्यू आएगी और फिर हम उसका फाइनल ले लेंगे। तो यहाँ अपन सबसे पहले क्या करें, हमारा सबसे पहले M क्या है, M21 निकालना। ये हमारा उद्देश्य क्या है, सबसे पहले M21 फाइंड आउट करना। अब M21 फाइंड आउट करना मतलब बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि पहली कुंडली के अंदर करंट फ्लो करेंगे और फ्लक्स में परिवर्तन किसका हो रहा है, सेकंड कुंडली के अंदर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले S1 के सापेक्ष जो है S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व M21 ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि S1 में I1 धारा प्रोवाइड करें। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले सबसे पहले इसमें हमने I1 धारा प्रोवाइड करी। तो इसमें जैसे ही हम I1 धारा प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसे सोलेनाइड में होता है, जैसा वहां पे भी देखा था हमने। और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यहाँ हम लिखें S1 में I1 धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 की बात कर लें अपन। B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू0 NI होता था, B0 N1 है प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या, N1 इंटू इसमें हमने करंट फ्लो किया I1। ठीक है, अब चूंकि म्यू0 N1 I1 है तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर B1 इज इक्वल टू म्यू0, N1 इज इक्वल टू हम जानते हैं N1 अपॉन L होगा, ये हम पहले बता चुके हैं। और ये कितना होगा I1। देखिए N1 अपॉन L कैसे आया, ये मैंने उस स्वप्रेरण में बताया था कि आपका जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1, और प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, स्मॉल n है, N1 है। तो पूरी L लंबाई के लिए कितना होगा, तो N1 इंटू L होगा। इसी प्रकार से हम N2 की बात करते हैं तो N2 इज इक्वल टू
स्मॉल n इंटू एल होगा, तो यहाँ से अपन n1 निकालेंगे तो n1 इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, n1 अपॉन एल, और यहाँ से n2 इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका, n2 अपॉन एल। तो ये हम निकाल के पहले ही रख लेते हैं। तो b1 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू जीरो n1 अपॉन एल इंटू I1 हो गया। इसको समीकरण 1 दे दें हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया कि ये आपका इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो ये इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि स्वप्रेरण वाला वीडियो आपने नहीं देखा है और लंबी परिनालिका में या सोलेनाइड में स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें, ये बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। अब परिनालिका जो है ये घिरी हुई है ना, S2 के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र इतना कितना ही होगा, जितना B1 इसमें S1 में उतना की उतना किसमें होगा, S2 के अंदर भी होगा, क्योंकि ये घिरी हुई है, एक के ऊपर एक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र B1 S1 का है वो चुंबकीय क्षेत्र किसका होगा, S2 का भी होगा। तो S2 से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है, एक फेरे से बद्ध, देख लो पहले कि S2 के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, S2 के एक फेरे से, थोड़ा सा मैं करने बुक में ऐसा नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, S2 के एक फेरे से बद्ध, पहला फेरा मान लीजिए, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स S2 की बात कर रहे हैं, तो हम बोल दें कि φ2 डैश, S2 एक फेरे के लिए बता रहा हूँ, एक फेरे के लिए कितना हो जाएगा, φ2 बद्ध। अब चुंबकीय क्षेत्र तो वो वो है B1, एरिया दोनों का सेम है, तो B1 इंटू ए। ठीक है, एरिया इसका, ये एरिया हमने मान रखा है, दोनों का एरिया जो कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो B1 इंटू ए। अब S2 के अंदर कुल फेरे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है S2 के अंदर, N2 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए आप जब हम बात करें तो कुल S2 से बद्ध कुल फेरे में, S2 से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम φ2 बोलते हैं। φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप φ2 इज इक्वल टू, अब S2 से बद्ध बात कर रहे हैं तो S2 के अंदर कुल फेरे कितने हैं, N2, और एक फेरे का कितना है, B1 इंटू ए, तो कुल कितना हो गया, N2 B1 इंटू ए। अब ये वैल्यू इसमें रखी तो φ2 इज इक्वल टू कितना हो गया, N2 तो ऐसा कैसा, B1 की जगह हमने मान रखा म्यू जीरो N1 I1 अपॉन एल, ये मान रखा। ठीक है, φ2 इज इक्वल टू N2 ऐसा कैसा, B1 की जगह अपने मान रखा ये म्यू जीरो N1 अपॉन एल इंटू I1, और ए आपका ऐसा कैसा इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका φ2 निकल के आ गया कि ये φ2 होगा। अब हम जानते हैं कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व की जो परिभाषा है, और उससे M21, चूंकि M21 कितना होगा, है ना, परिभाषा से मैंने पहले बता दिया आपको, परिभाषा से M21 कितना होगा, मैंने बताया था, दूसरे के सापेक्ष जब हम पहली में करंट फ्लो करते हैं तब दूसरे का अन्योन्य प्रेरकत्व, मतलब कितना, φ2 अपॉन I1, ये परिभाषा से हम जानते हैं M21 इज इक्वल टू φ2 अपॉन M1। तो यहाँ वैल्यू रखी अपन ने M21 की, तो M21 इज इक्वल टू φ2 की जगह मान रखा N2 म्यू जीरो N1 I1 ए अपॉन एल, और पूरे का बटे I1, तो I1 से I1 तो कट गया, तो M21 आपका कितना आ गया, देखिए आप, M21 इज इक्वल टू N1 N2 म्यू जीरो ए अपॉन एल, ये आ गया आपका M21 इज इक्वल टू N1 N2 म्यू जीरो ए अपॉन एल। तो ये किसकी वजह से हुआ, जब हम S1 के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं और S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमने निकाला φ2, और फिर उसी से बद्ध हमने म्यूचुअल जो है क्या बोलेंगे उसको, अन्योन्य प्रेरकत्व हमने निकाला M21, तो M21 की वैल्यू ये आई। ठीक है, ये एक केस हुआ आपका। अब हम बात करते हैं कि हमने करंट फ्लो करना है इसके अंदर, किसमें, इसमें हम I2 करंट फ्लो कर रहे हैं, सपोज करें इसमें हम I2 करंट फ्लो कर रहे हैं S2 के अंदर, और इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किससे होगा, S1 से बद्ध होगा, और S1 के अंदर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो M12 हम ज्ञात करें। अब ये तो हमने ज्ञात किया था, M21 निकाला था हमने, तो S1 में I धारा प्रवाहित की है ना, और
फिर S2 से बद्ध फ्लक्स हमने ज्ञात किया। अब हम क्या करें, S2 में I2 धारा प्रवाहित करें और S1 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां अपन लिखेंगे इधर सिमिलर वे में हम करें कि M12 ज्ञात करें। M12 ज्ञात करने के लिए ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि इसी प्रकार से S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व, S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व कितना हो जाएगा ये अपन देखते हैं। तो ये अपन देखें तो जैसे इसमें अब क्या होगा, B2 निकालेंगे, पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, जैसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 निकालेंगे तो B2 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, μ0। अब यहाँ पर B2 तो प्रति एकांक फेरों की लंबाई कितनी है, N2 है ना, और लंबाई तो जो करंट कितना प्रवाहित कर रहे हो B इज इक्वल μ0 Ni होता है, तो N2 और करंट कितना प्रवाहित कर रहे हो I2। तो देखिए यहाँ अपन ने B1 लिया था μ0 N1 I1, यहाँ अपन B2 लेंगे μ0 N2 I2। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि N2 की वैल्यू रख दें, तो N2 की वैल्यू आप रखो, इम्प्लाइज में यही ले लेता हूँ, B2 इज इक्वल टू μ0 N2 की वैल्यू हो गई N2 अपॉन L इंटू I2, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, इसको इक्वेशन अपन दे दो, जैसे भी इक्वेशन आपकी आ रही हो। मान लीजिए आपकी ये पहली थी और यहाँ पर आपने समीकरण, ये आपकी दूसरी, तो 1 व 2 से लिया था, और ये आपकी आई इक्वेशन 3। तो इसको दे दीजिए आप चौथी, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 दे दिया आपने, B2 इज इक्वल टू μ0 N2 I2 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू μ0 N2 की जगह हमने क्या रख दिया, N2 की जगह हम N2 अपॉन L लिख सकते हैं, N2 अपॉन L लिख के यहाँ छोड़ दिया। अब सिमिलर वे में अपन निकालें φ2, है ना, तो φ2 कुल ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट की, φ1 निकलेगा इसमें, φ1 S1 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, S1 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स है ना टोटल। तो S1 में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1, और यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स कितना, B कितना आ रहा है, B2, और एरिया तो दोनों का सेम है, तो A, तो N1 B2 A। जैसे यहाँ पर हमने लिया था, अपन बात करें कि N2 B1 A, φ2 इज इक्वल टू कितना आया था, N2 B1 A, यहाँ पर कितना आएगा, φ1 इज इक्वल टू N1 B2 A। क्यों आ रहा है N1, क्योंकि हम फ्लक्स किसका चेंज, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लक्स में चेंज किस में हो रहा है, पहली वाली में, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं टोटल, N1 है। B2 जो है करंट फ्लो करने पर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है, और A उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अब यहाँ वैल्यू रख दें अपन फाई की, तो φ1 इज इक्वल टू N1 B2 की जगह अपन वैल्यू रखें ये समीकरण 4 से μ0 N2 I2 अपॉन L, है ना। अब फिर वही स्वप्रेरकत्व की, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, परिभाषा से हमको निकालना क्या है, M12 मीन्स क्या हुआ कि हमने करंट फ्लो काय में किया, 2 में, और यहाँ आ जाएगा आपका फ्लक्स में परिवर्तन काय में हुआ 1 में, तो अपॉन I2, ये परिभाषा से हो गया। M12 इज इक्वल टू φ1 अपॉन I2, इसमें अपन वैल्यू रखो, तो देखिए φ1 की वैल्यू है आपकी N1 μ0 N2 I2 अपॉन L, और पूरे के बटे में I2, तो I2 से I2 गया, तो M12 आपका फाइनल जो निकला, M12 इज इक्वल टू कितना निकला, N1 N2 μ0, और A भी साथ में चल रहा है ये, इंटू A अपॉन L, ये आपका M12 निकला। तो आप यदि देखें, देखो मैं फिर से एक थोड़ा सा आपको कर देता हूं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। 2 आपको लिया है, पहले में हमने, पहले केस के अंदर हम जब M21 निकाल रहे हैं, तो M21 में हमने कहा है कि हम S1 के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, पहली के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, और दूसरी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं। पहली के अंदर I1 करंट फ्लो किया और दूसरी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाला। फिर आपकी परिभाषा से अन्योन्य प्रेरकत्व M21 इज इक्वल टू ये होता है, तो ये दोनों की वैल्यू इसमें रखी और ये निकाला।
अब सेकंड केस में हमने क्या किया कि दूसरी वाली कॉइल के अंदर हम I2 धारा प्रोवाइड कर रहे हैं और पहली वाली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। तो S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व निकालने के लिए हमने क्या किया, S1 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाला और फिर इस परिभाषा में इसकी वैल्यू रखी और ये निकल के आया। तो अब अगर आप देखो तो M21 और M12 दोनों बराबर आ रहे हैं। M21 की वैल्यू N1N2 μ0 A अपॉन L और M12 की वैल्यू N1N2 μ0 A अपॉन L। तो M21 बराबर है M12 के। M21 बराबर है M12 के, तो इसलिए हम M लिख देते हैं, इसको सिर्फ M लिख के और हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि N1 N2 μ0 A अपॉन L। ये आपका M का डेरिवेशन हो गया। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आप दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक हमको प्राप्त हो गया। ये इसका फार्मूला M इज इक्वल टू N1 N2 μ0 A अपॉन L, जहाँ पर N1 प्रथम कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, N2 द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, μ0 अपेक्षित चुंबकशीलता, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उन कुंडलियों का, L लंबाई की कुंडलियां ली हुई है। अब यदि इसको प्रति एकांक लंबाई में कन्वर्ट करना हो तो जैसा मैंने स्वप्रेरकत्व में बताया था, वहां पर वैल्यू वापस आप N1 की वैल्यू रख लें और N2 की वैल्यू रख लें, काट दें उसको, तो प्रति एकांक लंबाई में भी उसका डेरिवेशन आ सकता है। यहाँ तक भी आप करेंगे तो 100% आपका सही है। देखिए ये प्रश्न आपका यहाँ पर हो जाता है कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करते हैं, तो ये करीब करीब प्रेरकत्व वाला चैप्टर जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। एक और चीज़ इसमें रह जाती है कि कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। तो बेसिकली दोनों की परिभाषाएं सबसे पहले आप लिख दीजिए कि स्वप्रेरण क्या होता है। तो किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली के अंदर जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जबकि अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास में रखी एक अन्य कुंडली के अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो एक तो स्वप्रेरण की परिभाषा इधर हो गई, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा इधर हो गई। फिर दूसरा एक और क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में, कि स्वप्रेरण जो होता है तो उसके अंदर जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो वो मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है, तो वो सीधे सीधे मुख्य धारा को प्रभावित करती है ना, कम ज्यादा करती है। जबकि अन्योन्य प्रेरण की बात हम करते हैं तो अन्योन्य प्रेरण में आप लिख सकते हो कि अन्योन्य प्रेरण में जब प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में उत्पन्न होती है, तो इस वजह से वो प्राथमिक कुंडली के अंदर जो उत्पन्न प्रेरित धारा, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा प्राथमिक कुंडली को अंदर मुख्य धारा को प्रभावित नहीं कर पाती। तो ये दूसरा अंतर हो गया कि इसमें मुख्य धारा को प्रभावित करती है सीधे सीधे प्रेरित धारा, इसमें प्रभावित नहीं कर पाती है ना। द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली मुख्य धारा को प्रभावित नहीं कर पाती, ऐसा लिखना है स्पष्ट। तीसरा जो अंतर हो गया, और क्या अंतर दे सकते हैं कि इसमें एक कुंडली होती है, स्वप्रेरण में एक ही कुंडली है, उसी के अंदर धारा प्रवाहित होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण के अंदर दो कुंडलियां हमें चाहिए। तो इस प्रकार से दो तीन अंतर हम उसमें स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में हम बता सकते हैं। तो हमने आज जो है वो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है ना, उसका मात्रक विमी सूत्र क्या होता है, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना पूरा के पूरा, और एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो दिया हुआ है उस हिसाब से मैंने आपको पूरा समझाया है। और साथ ही साथ स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है, तो दो तीन अंतर जो है बेसिक आप लिख सकते हैं उसके अंदर। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।